श्रोताओं, खेल जगत में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं अपने ज़माने की धुरंधर एथलीट रचना गोविल से। वह एथलीट के साथ एक बड़ी निशानेबाज भी रही हैं। अर्जुन पुरस्कार भी उन्हें मिला है और साई में लंबे समय तक अपनी सेवाएं भी दी हैं। रचना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लखनऊ से ही आपका ताल्लुक़ है, लखनऊ में ही आप रहती थीं। क्या आप बताएंगी कि एक एथलेटिक्स में आपने आने का कैसे फैसला किया? तो मैं लखनऊ में ही पली बड़ी हुई हूँ, यहाँ ही मैंने पढ़ाई करी है। और जिस समय मैं लखनऊ में एथलेटिक्स करती थी तो लखनऊ बहुत छोटा शहर होता था। जी 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 और सड़कें भी बहुत सुनसान होती थी। जी जी इट वाज अ वेरी बिग स्ट्रगल उस समय। वो भी अगर आपको सड़क पे जाना है दौड़ने के लिए तो आपको कोई लड़के की ज़रूरत पड़ेगी कि जी किसी जी जो साथ में दौड़ सकता है, क्योंकि आपका पेस इतना ज़्यादा होता जी था जी जी कि आप लड़कियों के साथ दौड़ नहीं सकते हैं, तो वो भी एक इशू था। उन दिनों शॉर्ट्स पहनना बहुत मुश्किल होता था। मैं जी बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, 78 79 की। तो सड़क पे पहन के जाना हमेशा लड़की के लिए एक बहुत ही उसके कैरेक्टर को बहुत जल्दी ब्लेम कर जी देते जी जी थे। जी और कहते थे कि जैसे लड़कों से बहुत दोस्ती है, शॉर्ट्स पहन के जाती है, हाथों में चूड़ी नहीं है। उस समय लोग ये नहीं रियलाइज करते थे कि चूड़ी पहन के दौड़ा नहीं जा जी सकता जी है। जी जी तो ये सब स्ट्रगल होते हुए भी मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस बात जी को, जी जी क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो लेडीज थी वो अक्सर आके कहती थी कि बहन जी लड़की की शादी कैसे होगी। तो हमारी मदर हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम्हें अपने लक्ष्य पे बहुत टारगेट करके चलना है। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, क्रिटिसाइज करे, तुम इस बात को पक्का मान के रखो, जिस दिन तुम जीत जाओगी उस दिन सब लोग बदल जाएंगे, और नहीं जीतोगी तो फिर क्रिटिसिज्म फेस जी करना पड़ेगा। और मुझे याद है जब मैं ओपन नेशनल्स हुए थे तब लखनऊ में, तो मैंने वहाँ पे नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था 3000 मीटर में। और मेरे फादर काफ़ी नामी डॉक्टर थे, और जब वो ग्राउंड पे आए उन्होंने मुझे हक किया तो सब लोगों ने पूछा, जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई ये कौन है। तो ये कहा गया ये रचना गोविल के फादर हैं। और हमारे फादर खुद इतने नामी थे, जी जी कहते हैं कि अगर एज ए फादर मुझे जो एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है वो आज मिला है कि मैं अपनी लड़की के नाम से जाना गया। जी 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 तो इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट फीलिंग एंड अ वेरी गुड फीलिंग। और ऐसे ही जब मैंने मैराथन जीती, इंदिरा मैराथन जीती, तो उन दिनों प्राइज मनी पहली बार शुरू हुआ था। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ कि उस समय लड़कों को 50,000 51,000 देते थे और लड़कियों जी को जी जी 11,000। और वो नाम था एक लेडी के। तो जब मैं प्राइज लेने गई तो मैंने उस समय प्राइम मिनिस्टर आए थे प्राइज देने के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि ये तो एक महिला के जी नाम जी पे मैराथन हो रही है और महिला को ही आप पैसा कम दे रहे हैं और जेंट्स मेल को आप दे रहे हैं 51,000। तो कहते हैं मुझे नहीं मालूम और मैं पता करता हूँ। उन्होंने देन एंड देयर तभी अनाउंस किया कि नहीं, वुमेन और मेन को दोनों को सेम प्राइज मनी मिलेगा। जी जी। अच्छा, एक ये बात बताइए, जब आप 78 में आप करती थी उस समय एथलेटिक्स में लखनऊ में मेरे ख्याल से तो महिलाएं बहुत कम थी। हॉकी की तो खिलाड़ी थी, एथलेटिक्स में बहुत कम महिलाएं थी। और कोई लड़कियों के लिए कोई विशेष कोच भी नहीं होते थे। उस समय पुरुषों के ही साथ प्रैक्टिस करनी होती थी। तो क्या कुछ समाज के ताने या कुछ लोग कहते थे जब आप पुरुषों के साथ ट्रेनिंग करती थी? उस समय मेल कोचेस तो इतने नजर नहीं आते थे। मेरे ब्रदर ने आनंद भाई साहब से मिलवाया और कहा कि ये तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, और वही मुझे ट्रेनिंग देते थे। और कई लोगों ने मुझे उनके साथ कनेक्ट भी किया। जी जी तो वही जो मैंने आपको पहले बोला कि इन चीज़ों में क्रिटिसिज्म तो फेस करना ही जी जी पड़ता जी है, जी कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन आपकी जीत ही आपको आगे लेके चलती है जी जी और जी लोगों का वो एक्सेप्टेंस आ जाता है। जब मैंने इंदिरा मैराथन जीती तो हमारी जो मोहल्ले की लेडीज थी वो मदर को आके वो कहने लगी कि अरे लड़की हो तो ऐसी हो। जी जी जी। तो तो तब थोड़ा माँ को भी गर्व फील हुआ हाँ, कि तो लोगों का एक्सेप्टेंस है ना, वो तभी शुरू होता है जब आप कुछ करने लग जाते हैं, लेकिन तब तक आपको वेट करना पड़ेगा और मेहनत तो करनी जी जी पड़ेगी। जी। एक ये जानकारी दीजिए कि जिस समय आई आप तो उस समय महिलाएं लंबी दूरी की दौड़ों में कम हिस्सा लेती थी। 100 200 400 कुछ जंपर थी, कुछ थ्रोअर थी, लेकिन लंबी दूरी की एथलीट कम थी। तो आपने लंबी दूरी की ही रेस क्यों चुनी? मैंने शुरू तो किया था 100 मीटर से, जी और स्टेट में मैंने 100 200 400 800 सब जीता हुआ है। नेशनल्स में भी मैंने 800 1500 भी जीती हुई है।
और फिर उसके बाद मैं 3000 पे शिफ्ट हो गई थी। उन दिनों जब हम एथलेटिक करते थे तब 5000 मीटर नहीं होती थी, लेकिन मेरी हाइट कम है और मुझे लगा कि मैं आगे चल करके, क्योंकि स्टेट में जीतने का तो कोई मतलब नहीं उठता है, वो मुझे लगा कि नहीं, अगर नेशनल और इंटरनेशनल करना है तो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ही करना पड़ेगा। हालांकि बहुत मुश्किल था, वो डिसीजन भी बहुत मुश्किल था और स्ट्रगल भी इसमें बहुत थी। आपको लड़कों के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो ये प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी फेस करी, बट इट वाज अ गुड डिसीजन। अच्छा, कहीं ये नहीं लगता कि जब आप करती थी उस समय एक्सपोजर कम था, प्रतियोगिताएं बहुत कम होती थी? बहुत कम होती थी और सिर्फ साल में 2 नेशनल चैंपियनशिप्स होती थी, और अगर आप एक भी मिस कर गए, एक सीजन तो पूरा गया। एक सीजन पूरा चला गया। आज जो होती हैं चैंपियनशिप, सर्किट मीट भी हो रही है, अब तो इन्होंने अलग से नेशनल 400 मीटर्स की भी अलग से करा दी और 3000 मीटर की भी अलग से करा दी। अब तो बहुत कंपटीशन मिल रहा है, और साथ के साथ अब जो फैसिलिटी मिल रही है, बाहर जाकर के ट्रेनिंग करने की फैसिलिटी मिल रही है, अच्छे कोचेस के अंदर ट्रेनिंग करने का मिलता है। अब ये भी सिस्टम हो गया है कि अगर आप कहते हैं कि मुझे एक एक्स कोच के अंडर ट्रेनिंग करनी है, तो इफ़ यू आर अ गुड एथलीट तो आपको वो भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है, यहाँ तक कि खाने का भी। हम लोग के टाइम पे तो एक ही ग्लास दूध मिलेगा, उसके ज़्यादा मिलेगा नहीं, 4 पीस मिलेंगे मटन के, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये सब भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आज बच्चे अपनी जो भी न्यूट्रिशनिस्ट बताती है उस हिसाब से उनको नीड बेसिस पे खाना मिलता है। पूर्वोत्तर रेलवे में आपने स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी की, फिर ये आप भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ क्यों शिफ्ट हो गई? वेतन ज़्यादा था या कुछ करने की गुंजाइश ज़्यादा थी, या आप खेलों के लिए ज़्यादा करने की क्या कारण रहा? देखिए, बहुत लंबे समय तक आप परस्यू नहीं कर सकते एथलेटिक्स, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस क्या, शॉर्ट डिस्टेंस, एक टाइम के बाद आपको गिव अप करना ही पड़ता है। तो उस समय मैंने रियलाइज़ किया कि आखिर हमें एक टाइम पे गिव अप करना पड़ेगा, और तब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी, तो मैंने अप्लाई किया। और मैंने ये भी सोचा कि एक खिलाड़ी होते हुए, क्योंकि रेलवेज में जो नेचर ऑफ जॉब है वो डिफरेंट है, और आप मानसिक तौर से एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर मैं नौकरी करती हूँ तो मुझे खेल से जुड़ी रहूँगी, और मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कुछ बच्चों के साथ कुछ कर सकती हूँ। तो दैट वाज द रीज़न आई थॉट कि मेरा शायद वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर जॉब रहेगा। और जब जिस चीज़ में आप लगे होते हैं मानसिक तौर से, मुझे लगता है शायद आप अपनी ड्यूटीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से निभा पाते हैं। एक लंबा समय आपने साई में गुजारा, साई की कार्यशैली देखी, बहुत से चेंजेस आप लाई, तो जो साई काम कर रही है अभी, तो उससे बच्चों को कितना प्रमोशन मिल रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है खिलाड़ियों का, जो साई की योजनाएं हैं उनसे? साई की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, और अगर देखा जाए कि 10 साल से लेकर के 18 साल, फिर उसके बाद नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस अब शुरू हो गए हैं, तो जिसमें कोई एज लिमिट नहीं है। तो अगर देखा जाए कि शुरू से लेकर के आखिर तक एक खिलाड़ी जा सकता है, प्रोवाइडेड वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हो। और बस एक जो साई को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और हमेशा फेस करनी पड़ेगी, वो ये कि एक बच्चा हमारे पास जब आता है तो हम उसको ग्रूम करते हैं, और बहुत अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारे यहाँ। तो उसको जब हम ग्रूमिंग देते हैं और उसका मेडल्स आ जाते हैं, तो उसको रेलवेज है या इनकम टैक्स तो है, वो दूसरे उपलब्धि डिपार्टमेंट उसके खाते में जुड़ जाती तो है। उनके खाते में जुड़ जाती है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि साई से रिजल्ट नहीं है, लेकिन साई से अगर आप देखें, एक हम लोगों ने बल्कि एक स्टडी भी की थी, तो उसमें ये देखा कि हॉकी में की थी कि 65% बच्चे जो थे वो साई से थे, जो आगे जाकर के कहीं और खेलने लग गए। पर हमारा काम ये नहीं होता है कि हम बच्चे को रोकें, हमारा काम है उसको आगे लेके जाना। चाहे वो जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है, तो भी हम उसको हमेशा आगे के लिए भी गाइडेंस देते रहते हैं, बाय वे कि वो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस ज्वाइन कर गया या नेशनल कैंप्स में आ गया, तो इस तरीके से उसको गाइडेंस मिलती रहती है। अच्छा, जैसे अभी भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया शुरू किया है, या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए, या महिलाओं के लिए खास खेलो इंडिया लीग चल रही है, तो इसका कितना फ़ायदा मिल रहा है खिलाड़ियों को? इसका एक बहुत अच्छा जो मैंने एस्पेक्ट देखा है कि जो बच्चे एक इंटरनेशनल जब एक्सपोजर होता है और उनको कॉन्टिनेंटल फूड मिलता है,
वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, और उस समय आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है जब आप कंपटीशन में होते हैं। जी जी। तो अगर हम उन बच्चों को, अगर आप देखिए जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत हाई लेवल पे ऑर्गेनाइज होते हैं, और बच्चों को वही फैसिलिटी दी जाती है जो एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भी मिल रही होगी। तो इससे एक बच्चे को एक बहुत धीरे धीरे ना कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग जाता है, और जब वो बाहर जाता है एक इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो घबराया नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होता है, वो उसका फोकस पूरा कॉम्पिटिशन के ऊपर होता है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है, आपका सब अच्छा खासा चल रहा था, आपके जो पति थे एथलेटिक के जाने माने कोच रहे हैं, अचानक एक खिलाड़ियों की ट्रेन दुर्घटना होती है और उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद एक लंबा सफर आपने तय किया, तो एक अकेली महिला के लिए इतना लंबा सफर तय करना, क्या क्या आपको बर्दाश्त करना पड़ा, क्या क्या आपको झेलना पड़ा, और किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो मेरे हस्बैंड एक्चुअली एथलेटिक कोच के अलावा वो एक बहुत अच्छे ज्योतिष भी थे जी। और जिस समय वो जा रहे थे नेशनल कैंप में, तो उन्होंने हमको, हमारे बेटे को, दोनों को माथे पे किस किया और कहा कि हम लौट के नहीं आएंगे। तो हमने कहा कि क्यों? कहते हैं नहीं, ये ट्रेन एक्सीडेंट है। और हमने कहा कि ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने कहा तो फिर मत जाइए। तो कहते हैं नहीं, कुछ चीज़ें टाली नहीं जा सकती हैं। और कहने लगे हम आखिरी बार तुम लोगों को देख रहे हैं। और मुझे अभी भी याद है कि वो, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते, तो वो नीचे 2-3-4 जीने वो नीचे उतरे, उन्होंने पलट के फिर कहा कि अब बस, अब ये आखिरी बार देख रहे हैं। तो मैंने, ट्रेन एक्सीडेंट ऐसी चीज़ है जो आदमी जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है कि ऐसा नहीं होगा। और लेकिन फिर वही हुआ। तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा शौक था उस समय। और मेरा बेटा उस समय 5.5 साल का था। तो मुझे लगा कि, और फिर आप दिन भर घर में रोएं या आप दुखी रहें, तो आप बच्चे के सामने क्या रख रहे हैं? ठीक है। कि एक दुख रख रहे हैं, और बच्चा जानता भी नहीं उसके साथ हुआ क्या। उसको तो ये उम्मीद है ना कि लौट के आ जाएंगे। जी जी। तो एक दिन फिर मैं उसको, वो अब 7 इयर्स का था, तो मैं उसको लेके गई शूटिंग रेंज पे, और मैंने कहा कि चलो इसको शूटिंग कराते हैं। तो मैंने उसको पिस्टल पकड़ाई, और जो ट्रिगर दबाया उसने, तो कहता है कि मुझसे तो दब नहीं रहा है। तो मैंने कहा बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमने तो मेहनत करके ही सब पाया। तो मैंने कहा तुम्हें देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो कहता है कि, फिर उसने कोशिश की, कहता है मेरी तो उंगली टूट जाएगी। तो फिर हमने कहा कि अच्छा हम ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने ट्राई किया शूटिंग करना, और फिर उसके बाद मुझे एडिक्शन हो गया शूटिंग को लेकर के। और बहुत जल्दी, एक ही साल के अंदर मैंने 20 साल पुराना रिकॉर्ड ब्रेक किया था। उस समय मैंने स्कोर किया था 381 आउट ऑफ 400, जो कि एक वर्ल्ड लेवल अच्छा स्कोर था। सफ़र को तय करने में जो मैंने फेस किया है, कि जब मैं लड़कियों से कहती थी, किसी से भी मैं कहती थी कि अपनी पिस्टल दे दो, तो कोई देना नहीं चाहता था। तो मैं ये सोचती थी कि कोई बात नहीं, मुझे चाहे आधे घंटे के लिए पिस्टल मिलेगी, मैं ऑल आउट ट्रेनिंग करूँगी। तो मैं ऑल आउट ट्रेनिंग करती थी। और उसके बाद जब मैंने नेशनल रिकॉर्ड और इतना अच्छा स्कोर किया, तो जिस लड़की का मैं पिस्टल लेती थी, उसने कहा हम तो पिस्टल देंगे नहीं अब आपको, आपने मेरी पिस्टल से मुझे हरा दिया। तो हमने कहा कि फिर ठीक है। तो हमने फिर 10 साल शूटिंग नहीं करी। फिर मैं 47 इयर्स की थी जब मैंने पिस्टल खरीदी। और क्योंकि एक मन में तो था कि करना तो है कुछ और हम कर सकते हैं, तो मैंने पिस्टल खरीदी। और फिर मैंने विदिन मुश्किल से 5-6 महीने ट्रेनिंग की होगी, मुश्किल से। जी। और फिर मैं नेशनल चैम्पियन बनी। और फिर मैंने 3 वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेली, बीजिंग में, म्यूनिख और मिलान में। बहुत से माता पिता हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमके, ओलंपिक खेलें, मेडल जीतें, तो उनके लिए कोई एक सलाह? देखिए, स्पोर्ट्स में इट इज़ ओनली हार्ड वर्क, और आपका डिटर्मिनेशन क्या है, आप कितने फोकस्ड हैं, आप अपने टारगेट को अपने साथ लेके चलते हैं, वो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ये मत सोचिए कि जाते ही जाते हम जीत जाएंगे। जाते जाते कोई नहीं जीतता, बहुत सारी हारों को फेस करना पड़ता है। उनको एक्सेप्ट करो, और हर हार से सीखो कि हम आगे और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर ये बात पक्की है कि जिस दिन आप एक जीत जीतते हैं, आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं और खुद बहुत आगे निकल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। हम अगले खेल जगत कार्यक्रम में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।